सुअपराह्न बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस पाठ पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पाठ पर चर्चा करने से पहले मैं आपको आप सभी को इसका शीर्षक समझाना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि नाना साहब, तो नाना साहब कौन थे? जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और वो कानपुर से भागकर चले गए थे, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी बेटी मैना को ले जाना भूल गए थे। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया जाता है। तो यह इसका शीर्षक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि यह जो पाठ है यह चपला देवी द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। ठीक है, तो यह एक रिपोर्टाज है जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें लेखिका ने 1857 की क्रांति के नेता धूधूपंत नाना साहब का वर्णन किया है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को अंग्रेजों द्वारा जलाकर मार डालने का वर्णन किया गया है। और ऐसा हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है कि हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कानपुर में भीषण नरसंहार करने के बाद अंग्रेजों की सेना ने बिठूर जाकर नाना साहब का राजमहल लूट लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तोप के गोलों से महल को भस्म करने की तैयारी की। तो अचानक से महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई तथा अंग्रेज सेनापति को महल पर तोप के गोले बरसाने से मना किया। ठीक है, उस छोटी सी बालिका पर अंग्रेज सेनापति को दया आ गई और उसने पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो, वह क्या चाहती है। तो उस बालिका ने सेनापति को अंग्रेजी भाषा में ही उत्तर दिया कि वह इस महल की रक्षा करना चाहती है, क्योंकि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे वे दोषी हो सकते हैं, परंतु इस जड़ पदार्थ महल ने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। सेनापति ने उत्तर दिया कि वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है, इसलिए उसे यह मकान गिराना ही होगा। अब अगले बिंदु में क्या होता है, तब वह बालिका उस अंग्रेज सेनापति को बताती है कि वह जानती है कि वह जनरल हे है। उसकी पुत्री मेरी से उसकी मित्रता थी। मेरी की मृत्यु से वह बहुत दुखी हुई थी। मेरी का एक पत्र आज भी उसके पास सुरक्षित है। तब सेनापति ने उस बालिका को पहचान लिया और कहा कि अरे यह तो नाना साहब की पुत्री मैना है। वह उसे बचाने का प्रयत्न करने की बात कहता है। तभी वहाँ जनरल आउट्रम आकर नाना साहब के महल को तोप से उड़ाने के लिए कहता है। तो सेनापति है नाना साहब के महल को किसी प्रकार से बचाने के लिए उनसे पूछता है। तो आउट्रम स्पष्ट कह देता है कि भाई गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। तो जनरल आउट्रम जो है महल को तोप से उड़ाने के लिए उसको कह देता है, लेकिन साथ ही वो ये कह देता है कि भाई मैं तुम्हारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता। तो अब क्या होता है कि अब सेनापति है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग से इस विषय में तार भेजकर अनुरोध करता है। वो क्या अनुरोध करता है कि भाई नाना साहब जो है वो भाग गए थे, वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन उनका जो ये महल है हमें उसको जो तोप से उड़ाने का ऑर्डर मिला है, जो हमें आदेश मिला है, तो क्या हम इस महल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस महल ने तो हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो वो लॉर्ड कैनिंग से इस विषय में तार भेजकर अनुरोध करता है, उनसे प्रार्थना करता है। तो लॉर्ड कैनिंग का उत्तर आता है कि भाई लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, यानी कि उनकी जो भी पहचान है, जो निशानी है वो मिटा दी जाए, चाहे वो उनका महल ही क्यों न हो। तो उसी क्षण जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब का राजमहल जो है वो तोप के गोले बरसाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो बेचारी जो मैना है वो कुछ नहीं कर पाती और वो वहाँ पर उस जो महल का जो ढेर बन गया था, राख का ढेर, वो उस पर बैठकर वो रोना चाहती है
तो ये उसकी अंतिम इच्छा थी। फिर क्या होता है कि इस संदर्भ में लंदन से प्रकाशित टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में नाना साहब को पकड़ सकने में अंग्रेजी सेना की असमर्थता पर खेद व्यक्त किया गया था और उसमें कहा गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर टॉमस हे की इस रिपोर्ट की निंदा की गई कि नाना की कन्या पर दया की जाए। अब देखिए यहाँ पर जो जनरल हे है उनके ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं कि वो नाना साहब की जो पुत्री मैना है उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई हैं और इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं। उन्होंने नाना के परिवारजनों तथा संबंधियों को मार डालने और मैना को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। तो वो कहते हैं भी मैना को भी है ना फांसी पर लटका दिया जाए। अब देखिए आदेश तो ये दिया जाता है कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन मैना को फांसी पर नहीं लटकाया जाता बल्कि उसे आग में जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। तो यह अंग्रेज़ों की एक घिनौना कार्य था। अब उन्होंने ये क्यों किया था? क्योंकि वो नाना साहब को पकड़ नहीं पाए थे और नाना साहब पर वो अपना गुस्सा उतार रहे थे कि भाई है ना, चलो हम उनको नहीं पकड़ पाए तो कम से कम हम उनके सगे संबंधियों को ही हम मार दें। तो सन 1857 ईस्वी के सितंबर महीने की आधी रात के समय चांदनी में स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहनकर एक बालिका नाना साहब के धराशायी महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। तो जिस समय बालिका मैना वहाँ रो रही थी उस राख के ढेर पर, तभी वहाँ पर क्या आ जाती है, वहाँ अंग्रेजी सेना आ जाती है। तो वहीं पास में जनरल आउटरम और उसकी सेना भी ठहरी हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने बालिका के रोने की आवाज़ सुनी तो वो लोग वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उसे पहचान लिया कि भाई यह तो नाना की पुत्री मैना है। तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, उसे कानपुर के किले में कैद तो अवश्य कर दिया जाता है, लेकिन उसे फांसी पर लटकाया नहीं जाता। बाद में महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटनविस के समाचार पत्र बाखर, ये महाराष्ट्र के महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटनविस का समाचार पत्र है बाखर। उसमें यह अखबार में यह समाचार छपता है कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। तो देखिए कहाँ तो उसको फांसी की सज़ा दी गई थी और कहाँ उन्होंने उसको जलती हुई आग में भस्म कर दिया। और जब वह जल रही थी तो लोगों ने क्या कहा कि भीषण अग्नि में भी शांत भाव से उस बालिका को जलता हुआ देखकर सबने उसे क्या समझ लिया, देवी समझ लिया और देवी समझकर सबने उसको प्रणाम किया। तो यह जो हमारा पाठ था ये सन 1857 की क्रांति के विषय में था। तो और इस क्रांति में सभी ने ही भाग लिया था, लेकिन यह क्रांति किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाई थी और नाना साहब भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहे थे तो वो अपनी बेटी को वहाँ पर अपने साथ ले जाना भूल गए और उनकी गलती की सज़ा किसको भुगतनी पड़ी, उनकी बेटी को भुगतनी पड़ी। तो स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसके लिए हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बहुत बलिदान दिया था, ठीक है। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों ने अपना सैनिक दल बिठूर भेज दिया था और बिठूर आकर उन्होंने नाना साहब के राजमहल को भी लूट लिया था। तो इस लूट में उन्हें थोड़ी बहुत संपत्ति मिली थी। उन्होंने तोप के गोलों से नाना साहब का महल नष्ट करने का निश्चय किया था, क्योंकि वो अपना गुस्सा नाना साहब पर उतारना चाहते थे, वो उसको जिंदा नहीं पकड़ पाए थे। और सैनिकों ने जब वहाँ तोपें लगाई तो नाना साहब की पुत्री मैना ने सेनापति हे को ऐसा न करने की प्रार्थना की थी, लेकिन उसकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है और उसके महल को मतलब उनके कानपुर के उसको महल को मिट्टी में मिला दिया जाता है तोप उड़ाकर और मैना को कानपुर के एक किले में लाकर भस्म कर दिया जाता है। तो इस पाठ को आपने अच्छे से समझा। मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और अंत में बेटा इसमें एक जो मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अंत में मैना कहाँ बैठी हुई थी और उसकी अंतिम इच्छा क्या थी। तो
तो जनरल आउटरम ने नाना साहब के महल को नष्ट कर दिया था, वहाँ उसे मैना कहीं भी नहीं मिली थी। सितंबर 1857 को वो आधी रात के समय साफ कपड़े पहने हुए महल की राख के ढेर पर रो रही थी। तो जब अंग्रेज़ों ने उससे पूछा भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि वो इस महल के ढेर पर बैठकर कुछ समय के लिए रो ले। उसे पता था कि भाई हाँ उसकी मौत तो निश्चित है, वो मरने से नहीं डर रही थी। वह केवल कुछ देर के लिए अपने पिता के महल की राख के पास बैठकर रोना चाहती थी, परंतु अंग्रेज़ों ने उसकी इच्छा ये पूरी नहीं होने दी और उसको वहाँ पर जलाकर भस्म कर दिया गया। कानपुर के किले में आग में जलाकर उसको भस्म कर दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने उस छोटी बच्ची को जिंदा जलाकर नाना साहब से अपना बदला लिया था। और अंत में जब वो लोग वहाँ खड़े उसको देख रहे थे तो सबने उसे देवी समझ लिया कि भाई वो जलती हुई देवी है, और उन सब ने उसको प्रणाम किया। तो बेटा इस पाठ में मुख्य तौर पर तो नाना साहब की जो पुत्री मैना है उसके बारे में ही बताया गया है कि कैसे उसने अपने महल को बचाने का प्रयास किया, प्रार्थना की। उसने जनरल हे को अपनी बेटी उसकी मेरी की याद दिलाई, उनके संबंधों की याद दिलाई कि भाई उसका जो लिखा हुआ पत्र है वो आज भी मेरे पास है। तो जनरल हे उसकी मदद करना चाहते थे क्योंकि वो भी अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे, वो भी एक अंग्रेज़ थे, तो वो अपने ऊपर लेकर उस महल को नहीं बचा सके। हाँ उन्होंने कोशिश अवश्य की थी, लेकिन फिर भी वो मैना का जो महल था वो नहीं बचा पाए। तो इस पाठ में मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये बहुत आसान पाठ है और इसमें मुख्य 1857 की क्रांति के बारे में ही बताया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।